होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चा पार्टी, पिछले वीडियो में हमने काफी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की थी, ठीक है। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम आज डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे दूं कि ये वीडियो के लास्ट तक हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट फजान्स रूल, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो प्लीज ये पूरा वीडियो आप जरूर देखना, ठीक है। तो सभी लोग तैयार हैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को बना दिया है आप सभी के लिए सुपर डुपर इंटरेस्टिंग और सिंपल, ठीक है। तैयार है? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कॉसल लुईस अप्रोच के बारे में, राइट। तो हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि कॉसल लुईस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि सभी एटम को जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करके वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब ऑक्टेट वो दो तरीके से कंप्लीट कर सकते थे, शेयरिंग से और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग के बारे में तो हमने काफ़ी बातें की थी पिछले वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। याद है पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसा बॉन्ड बनता है? बोलो, बताओ यार। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है आयोनिक बॉन्ड, एग्जैक्टली। और जो कंपाउंड्स बनते हैं इस तरह के बॉन्डिंग से, उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम देखने वाले ये हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर ये जो आयोनिक बॉन्ड बनने का जो प्रोसेस है, कौन से सिचुएशन में बिल्कुल स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स बनेंगे, बिल्कुल स्टेबल आयोनिक बॉन्ड्स बनेंगे, वो हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है। अब आयोनिक बॉन्ड में होता क्या था? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें हमने देखा था एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, दूसरी तरफ एक गरीब आदमी है जिसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो ट्रांसफर ऑफ पैसा फ्रॉम अमीर आदमी टू गरीब आदमी, यही होता था हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। तो ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीन कॉन्सेप्ट समझेंगे। कौन से? अब ये तीनों कॉन्सेप्ट को जो है ना, हम केमिस्ट्री की तरह कम और कहानी की तरह ज़्यादा समझेंगे। तो अगर कहानी समझ में आ गया ना तो केमिस्ट्री अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि जो अमीर आदमी है उससे पैसे निकलवाना कितना आसान या कितना मुश्किल है। सो वो बात करेंगे हम इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कि जो गरीब आदमी है वो कितना उत्सुक है पैसा लेने के लिए, कितना बेचैन है वो पैसे लेने के लिए, ठीक है। और जो तीसरा है वो है लैटिस एंथैल्पी, यानी कि जब अमीर आदमी पैसे दे देता है, गरीब आदमी पैसे ले लेता है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो कितनी हैप्पीनेस या फिर कितनी एनर्जी जनरेट होती है, कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो कुल मिला के हम ये तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो आपको ये पूरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, एग्जैक्टली, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम, ठीक है। अच्छा, मतलब हम अपने स्टोरी के हिसाब से चलेंगे। अमीर आदमी है, बहुत रईस है बंदा, उसके पास बहुत पैसे हैं, ठीक है। लेकिन उस बंदे से पैसे निकालने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा, राइट। उसके पास बहुत पैसे हैं, वो पैसे देना भी चाहता है, बट वो पैसे किसको देगा? मतलब हमें उसको कुछ तो बोलना पड़ेगा, हाँ कि यार ये ज़रूरतमंद है, इसे तुम पैसे दे दो, या कोई उसको जाके बोले कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे की ज़रूरत है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उस रिच बंदे से पैसे निकलवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, तभी वो पैसे निकालेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पैसा क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमेशा हमें एनर्जी देनी पड़ती है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये किस तरह का प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। अब केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करते हैं। सोडियम रिच बंदा है। क्यों रिच है वो? क्योंकि उसके पास ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो चाहता है कि यार कहीं पे मुझे कोई गरीब आदमी दिख जाए, मैं उसे ये इलेक्ट्रॉन दे दूं, राइट। वही उसका एटीट्यूड होता है, क्योंकि उसे भी स्टेबल होना है, ठीक है। तो सोडियम मेरा रिच आदमी है, तो मैंने बोला ठीक है भाई मैं थोड़ी एनर्जी देता हूं। तो जब हमने एनर्जी लगाया तो सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो हमारा ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो सोडियम क्या बन गया? सोडियम पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ये है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब जो मेरा गरीब आदमी है उसे क्या है? उसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो उस आदमी के साथ ऐसा है कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं, हो सकता है कि उसने मतलब 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे आदमी को जैसे ही पैसा दिखेगा तो वो वेट करेगा क्या आपकी कि आप रिक्वेस्ट करो कि लो भैया प्लीज ले लो? नहीं वेट करेगा ना, उसे तो जरूरत है। उसे जैसे ही पैसे दिखेंगे वो फटाक से पैसे ले लेगा, करेक्ट। तो इस केस में क्या हमें एनर्जी देने की जरूरत है? नहीं, बल्कि क्या होगा यहाँ पर? उस गरीब आदमी को जैसे ही वो पैसे मिलेंगे वो पैसे पाकर वो बहुत खुश हो जाएगा, राइट। तो जब वो इतना खुश हो जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो इस स्टोरी से आपको यही याद रखना है, मेन यही है। तो इस केस में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अधिकतर एलिमेंट्स के लिए, अधिकतर एटम्स के लिए क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है ना वो हमेशा नेगेटिव रहती है। हमेशा तो नहीं रहती है, अधिकतर एटम्स के लिए नेगेटिव रहती है। अब मैं ये बार बार अधिकतर क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन कौन है हम अपनी कहानी में देखते हैं। एक्सेप्शन है साधु लोग। हमने साधु संत की बात की थी स्टार्टिंग में। कौन है साधु संत हमारे पीरियोडिक टेबल में? नोबल गैसेस, एग्जैक्टली, क्योंकि वो स्टेबल हैं, वो मोह माया से ऊपर है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें सामान नहीं चाहिए, राइट। तो अब आप ऐसे सोचो कि कोई रिच बंदा है, उसने इलेक्ट्रॉन दिया, उसने पैसे दिए, लेकिन अगर आप वो पैसे कोई साधु को देने जाओगे या कोई बहुत संत महात्मा टाइप के किसी इंसान को देने जाओगे तो वो क्या कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये जो है ना मेरे मेंटल पीस और वो सबको डिस्टर्ब कर देगा, तो मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे बंदे को जब आपको वो इलेक्ट्रॉन देना होगा तो आपको अपने तरफ से काफ़ी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि नहीं प्लीज़ आप ले लीजिए। तो मतलब आपको एनर्जी लगाना पड़ रहा है, राइट। तो देखो केमिस्ट्री में भी वही हो रहा है। नोबल गैसेस के केस में नोबल गैस जो है वो स्टेबल स्टेट में है, उनको चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो तो स्टेबल हैं। बट अगर हम बोलेंगे नहीं यार प्लीज़ एक इलेक्ट्रॉन तो लेना ही पड़ेगा, अगर हम ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालना चाहेंगे तो क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन को अगर हम डाल भी देते हैं, एक तो वो नोबल गैस बिल्कुल अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा, ऊपर से वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ना उसे अगले शेल पे जाना होगा। तो मतलब उसे इस शेल से अगले शेल में जाने के लिए काफ़ी एनर्जी चाहिए होगा जो हमें देना पड़ेगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो नोबल गैसेस के केस में पॉजिटिव होता है। सबको समझ आ गया? तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अरे एग्जाम्पल भी तो लेंगे, हाँ चलो लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन को क्यों लिया? अब नोबल गैसेस को तो ले नहीं सकते क्योंकि वो तो एक्सेप्शन वाली कैटेगरी में है। तो क्लोरीन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये कहता है कि उसे ना सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसे एक की ज़रूरत है। कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा तो क्लोरीन फटाक से ले लेगा, ठीक है। तो वही होता है। तो अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके बना देता है क्लोरीन माइनस आयन, ठीक है, और इसके साथ में रिलीज होता है एनर्जी, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो 2 कॉन्सेप्ट हमने पढ़े इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर एक आयोनिक बॉन्ड बनना है तो वो 2 ऐसे एलिमेंट्स के बीच में बनेगा जिसमें से एक एलिमेंट का आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम हो, यानी कि एक एलिमेंट एक ऐसा रिच आदमी हो जिसको ज़रा सा एनर्जी डालने से ही वो पैसे दे देगा, राइट। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ज़रा सा एनर्जी दिया पैसे निकल आए, यानी कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
और दूसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो वेरी हाई नेगेटिव वैल्यू हो। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो रिलीज होनी चाहिए वो एनर्जी। और वेरी हाई वैल्यू क्यों? क्योंकि अगर गरीब आदमी ऐसा है ना जिसे बहुत डेस्परेटली पैसे चाहिए, तो जैसे ही उसे पैसे मिलेंगे ना तो वो बहुत खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा तो बहुत एनर्जी रिलीज होगी, राइट? तो मतलब आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए एक एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसका वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब तीसरे कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अब हुआ क्या, केमिस्ट्री के टर्म्स में मेरे पास एक Na+ बन गया, एक Cl- बन गया है, ठीक है? अब क्या होगा, एक पॉजिटिव आयन एक नेगेटिव आयन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Na+ Cl- मिल के बनाएगा NaCl, ठीक है? अब ये बनाने के लिए क्या हमें एनर्जी देनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि जैसे ही ये बनेगा तो ढेर सारा एनर्जी रिलीज होगा और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, ठीक है? चलो, अब आप पूछोगे कि ठीक है तो लैटिस एंथैल्पी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वैसे तो मैंने बता ही दिया कि लैटिस एंथैल्पी क्या है। जब Na+ और Cl- मिलेंगे एनर्जी रिलीज होगा, वो एनर्जी है लैटिस एंथैल्पी। बट जब आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कि इसमें तो कुछ और डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो वहीं मैम ने गलत तो नहीं बताया? गलत नहीं बताया है, चलो आप बुक के हिसाब से भी बताते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी को हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ NaCl है, ठीक है, उसे अगर मुझे Na+ और Cl- में तोड़ना हो, तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, राइट? तोड़ने के लिए कोई भी सामान को अगर तोड़ना है, जैसे कोई सामान से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कोई सामान को तोड़ना है, तो एनर्जी देना पड़ेगा, खुद से तो नहीं होगा। अब मान लो मेरे हाथ में ये कंघी है, अगर मुझे इसे तोड़ना है, खुद से टूटेगा क्या? मैं इसको बोलूंगी टूट जा टूट जा, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा, राइट? तोड़ने के लिए तो मुझे कुछ ना कुछ एनर्जी लगाना पड़ेगा, है ना? तो अब NaCl को अगर मुझे Na+ और Cl- में तोड़ना है तो जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी। यही लिखा होगा आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है? इनफैक्ट यही होता है लैटिस एंथैल्पी। तो मैंने अभी जो बोला वो भी मैंने सेम चीज बोली, राइट? तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, NaCl से Na+ Cl- तोड़ना है तो एनर्जी हमें देना पड़ेगा, दैट इज लैटिस एंथैल्पी। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, Na+ और Cl- जब मिलेंगे तो बनाएंगे NaCl, उस केस में एनर्जी रिलीज होगी, तो वो एनर्जी है लैटिस एंथैल्पी। तो बेसिकली मैं उसी एनर्जी की बात कर रही हूँ, एक बार मैं दोनों के फॉर्मेशन की बात कर रही हूँ तब एनर्जी रिलीज हो रही है, और दूसरे केस में मैं उनके टूटने की बात कर रही हूँ जब एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है? क्लियर हो गया सबको? तो ये 3 चीजें पढ़ी हमने, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। अब देखो, अब हम बात करेंगे NaCl का एग्जाम्पल लेंगे और हम देखेंगे कि ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों चीजों की एक्चुअली में क्या वैल्यूज आती हैं फॉर NaCl, ठीक है? तो अगर हम पूरे NaCl के फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन होगा कैसे, Na+ और Cl- ये मिलके ही बनाएंगे NaCl। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए Na+। तो हम देखते हैं कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है Na+ पाने के लिए, Na+ कहाँ से आएगा, Na से आएगा, तो सोडियम से हमें एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा तब हमें Na+ मिलेगा, और इसके लिए क्या चाहिए होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। तो वो जो वैल्यू है दैट इज 495.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है? अब Cl- कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली Cl से, तो यानी कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा Cl- बनाने के लिए, राइट? तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा Cl- बनाने के लिए, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा। इसीलिए आप देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये वाली जो एनर्जी है दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है? एंड दिस वैल्यू, इस केस में ये वैल्यू कितनी है, -348.7,
किलो जूल। ठीक है, तो मतलब ये दोनों स्टेप से हमारे पास Na+ और Cl- आ गया। ठीक है, अब Na+ और Cl- ये दोनों मिल करके बनाएगा NaCl। अब चूंकि ये दोनों मिल करके NaCl बना रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान भी बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा और इसीलिए इसका भी जो साइन है दैट इज नेगेटिव, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एंथैल्पी, राइट, या फिर एंथैल्पी ऑफ लैटिस फॉर्मेशन, जो भी कह लो। एंड इसकी जो वैल्यू है दैट इज -788 किलो जूल पर मोल। अब इन वैल्यूज से हमें क्या पता चल रहा है, देखो जब हम NaCl फॉर्मेशन के प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो मेरा इनपुट साइड में क्या है, पहले दोनों स्टेप, राइट, क्योंकि इनपुट मेरा क्या है कि मुझे Na+ लेके आना है, मुझे Cl- लेके आना है, और आउटपुट साइड में क्या है, ये तीसरा नंबर स्टेप जब मुझे NaCl मिल रहा है। तो इनपुट साइड में मतलब जो एनर्जी हम डाल रहे हैं उस इनपुट साइड में मेरा टोटल एनर्जी कितना होगा, 495.8 माइनस 348.7, ये हो जाएगा मेरे इनपुट साइड का एनर्जी, राइट। सो दैट विल कम आउट टू बी सम पॉजिटिव वैल्यू, लाइक पॉजिटिव 150 के आसपास आएगा रफली, करेक्ट। अच्छा, तो इनपुट साइड में मेरा कोई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी रहेगा, लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब ये Na+ और Cl- जुड़ के NaCl बना रहा है तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज अ लॉट मोर देन द एनर्जी दैट वी हैव गिवन। और वही हमारा आइडियल सिनेरियो होता है, हम हमेशा यही चाहते हैं कि यार हम जो है ना, मतलब कोई भी क्या चाहता है, आप भी क्या चाहते हो कि यार हम ना मेहनत कम करें लेकिन हमें मिले बहुत बढ़िया रिजल्ट, राइट। तो कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर है। तो NaCl के केस में हम देखते हैं कि इनपुट की जो हमारी एनर्जी है उससे कई ज्यादा जो है लैटिस एंथैल्पी है ऑफ NaCl। तो बच्चों NaCl के इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर हमें एक स्टेबल आयोनिक कंपाउंड चाहिए तो उसके लिए ये 3 कंडीशन मीट होने चाहिए। पहला, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो हो। हमें दूसरा एलिमेंट ऐसा चाहिए जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई नेगेटिव वैल्यू हो, और जो हमारा लैटिस एंथैल्पी का वैल्यू है दैट शुड बी अ हाई नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लैटिस एंथैल्पी है ना उसमें एनर्जी खूब सारी रिलीज हो, क्योंकि मैंने बताया कि हम सबका यही एटीट्यूड रहता है कि यार इनपुट कम देते हैं थोड़ा सा बट आउटपुट खूब सारा मिले, तो लैटिस एंथैल्पी हमारा वही वाला आउटपुट है ना। तो ये हमने सीख लिया और समझ भी लिया। अब जैसा कि हमें पता है कि लैटिस जो है दैट इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करने के लिए हमें इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl की बात करें तो NaCl का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह वगैरह। तो इन्हीं चीज़ों को हम एक साथ में कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड पोलैरिटी, राइट। तो चलो एक के बाद एक सबको डिस्कस करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं बॉन्ड लेंथ से। तो क्या होता है बॉन्ड लेंथ? लेट अस सपोज ये 2 एटम्स हैं और ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो इनके जो बॉन्ड का लेंथ है वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पर्पल न्यूक्लियस एंड येलो न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी द बॉन्ड लेंथ, राइट। काफी ऑब्वियस है। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर एटम का साइज बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। कैसे? लेट अस सपोज अब मैंने एक बड़ा एटम ले लिया है, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है पहले इतना ही था, अब मेरा डिस्टेंस इतना हो गया, करेक्ट। तो जो मेरा बॉन्ड लेंथ है वो क्या हुआ, वो बढ़ गया। अगर ये दोनों ही एटम्स काफी बड़े साइज के हैं तो उस केस में इनका लेंथ जो है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो बेसिकली वी कैन से दैट द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स। उसी तरीके से बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। अब ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड क्या होता है, हमने पढ़ा था, राइट। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्या हो रहा है उसमें, बॉन्ड मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले सिंगल था फिर डबल फिर ट्रिपल। तो जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होते जाएंगे वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ कम होता जाएगा, यानी कि
सबसे ज्यादा लेंथ होगा, उससे छोटा डबल बॉन्ड, उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ग्रेट। अगर मान लो जो दो एटम्स हैं, मतलब जिस बॉन्ड की मैं बात कर रही हूं वो जिन दोनों एटम्स के बीच में बन रहा है, अगर ये दोनों एटम्स सेम है, मतलब अगर ये भी क्लोरीन एटम है, ये भी क्लोरीन एटम ही है, यानी कि दोनों का साइज सेम है, उस केस में हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है उसका हाफ क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। राइट, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये इनके बीच का बॉन्ड लेंथ है, इसका आधा क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस। राइट, लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग एटम्स हैं, राइट, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है ये दोनों अलग होगा। सो R1 एंड R2 विल बी डिफरेंट। जब भी हम एक बॉन्डेड पेयर की बात करते हैं, जैसे कि ये दो एटम्स जो बॉन्डेड हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड है, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों ही एटम का बॉन्ड लेंथ में कंट्रीब्यूशन होता है। राइट, फॉर एग्जांपल ये दोनों एटम बॉन्डेड है, इनका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ये लगभग ये इनका बॉन्ड लेंथ है। राइट, अब इस बॉन्ड लेंथ का इतना पोर्शन जो है वो पर्पल एटम का कंट्रीब्यूशन है और इतना पोर्शन जो है वो येलो एटम का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इतना पोर्शन जो है वो पर्पल एटम का रेडियस है, उसी तरह ये वाला जो लेंथ है दैट इज येलो एटम का रेडियस। अब इस रेडियस को हम कौन सा नाम देंगे ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो हम इसे कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। अगर इन दोनों के बीच में आयोनिक बॉन्डिंग है तो हम कहेंगे इसे आयोनिक रेडियस। अगर इन दोनों के बीच में मेटालिक बॉन्ड है तो हम इसे कहेंगे मेटालिक रेडियस। ठीक है, तो रेडियस का ही प्लूरल होता है रेडियाई, तो कोवेलेंट रेडियाई, आयोनिक रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई। ठीक है, तो ये जो तीनों एग्जाम्पल थे ना, ये तीनों जो टाइप थे, ये तीनों बॉन्डेड सिचुएशन की बात कर रहे थे, जब ये दोनों एटम बॉन्डेड है, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब अगर मैं नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की बात करूं कि मतलब ये दो एटम तो हैं बट दे आर नॉट बॉन्डेड, इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, उस केस में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं वैंडर वाल्स रेडियस। तो वैंडर वाल्स रेडियस जो है ये एक किसी भी एटम का जो पूरा साइज है ना उसका एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है। तो जब मैं कहती हूँ कि अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है, मतलब जैसे मान लो ये मेरा एक एटम है तो इसका एक रफली पूरे एटम का साइज का आइडिया देता है, एज इन इसका जो वैलेंस शेल है वो वैलेंस शेल जब किसी और के साथ बॉन्डेड नहीं है, मतलब ना तो शेयरिंग है, ना ही ट्रांसफर कर दिया है, ना लिया है, ना दिया है, ना शेयर किया है, वैसे कंडीशन में इसके वैलेंस शेल को कंसिडर करते हुए इसके साइज का आइडिया देता है एंड दैट इज वैंडर वाल्स रेडियस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं बताऊंगी कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी सी बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपने एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ये वाला फोटो देखा होगा, देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, बहुत से बच्चों ने इग्नोर मार दिया होगा, बहुत से बच्चों ने देखा होगा बट ठीक से समझ नहीं आया होगा, और बहुत लोगों ने फोटो पे ध्यान दिया होगा तो उन्हें डिफरेंस समझ आया होगा। राइट, तो ये फोटो ये कह रहा है कि जो कोवेलेंट रेडियस है और जो वैंडर वाल्स रेडियस है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये होता है कि कोवेलेंट रेडियस हमेशा वैंडर वाल्स रेडियस से छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो मैं ये कंफ्यूजन क्लियर करूं कि कोवेलेंट रेडियस एंड वैंडर वाल्स रेडियस आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग्स। कोवेलेंट रेडियस बात करता है बॉन्डेड सिचुएशन की, जब दो एटम बॉन्डेड है। वैंडर वाल्स रेडियस बात करता है नॉन बॉन्डेड सिचुएशन की, मतलब जब वो दो एटम्स जो हैं वो सिमिलर एटम्स हैं लेकिन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के एटम्स हैं, वो दोनों आपस में बॉन्डेड नहीं है। ठीक है, अब मैं समझाती हूं कि क्यों ऐसा होता है कि कोवेलेंट रेडियस हमेशा छोटा होता है। मान लो ये दो एटम है, ठीक है, इन दोनों ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया। अब देखो, जैसे ही मैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रही हूँ, मैं इन दोनों को बिल्कुल सटा दे रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं? क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो इन दोनों का बीच का कुछ जगह जो है वो कॉमन हो जा रहा है। राइट, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, इनका जो कोवेलेंट रेडियस है वो कम हो जा रहा है। राइट, और वहीं जब हम इसके नॉन बॉन्डेड स्टेट की बात करेंगे तो क्या होगा, ये फैल जाएंगे। करेक्ट,
तो एज अ रिजल्ट जो इनका वैंडर वॉल्स रेडियस है वो बढ़ जाएगा। ये इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है, बट इस पिक्चर को देख के ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब ये समझने के बाद आप इस पिक्चर पे फोकस करो, देखो आपको समझ आएगा कि जो अंदर के जो दो सर्कल्स हैं वो बता रहे हैं कि वो दोनों जो है बॉन्डेड एटम्स हैं, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज द बॉन्ड लेंथ, उसका हाफ करोगे तो आपको मिलेगा कोवेलेंट रेडियस। लेकिन जब आप एक सर्कल को एक दूसरे सर्कल से उनका डिस्टेंस देखोगे, सो दे आर बेसिकली नॉन बॉन्डेड एटम्स, उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ करोगे, सो दैट इज योर वैन डेर वाल्स रेडियस। ठीक है, सबको समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो चलो बात करते हैं दूसरे बॉन्ड पैरामीटर की, जो कि है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? मैंने पहले भी बताया था, कोई भी सामान तोड़ना है खुद से ना टूटेगा, याद है मैंने बताया था, ये कंघी खुद से नहीं टूटेगा, तोड़ने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। तो उसी तरह किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब ये तो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में बता दिया। अब आपको अगर एग्जाम में कोई बोलेगा कि यार बॉन्ड एंथैल्पी को डिफाइन करो, आप खाली ये लिख दोगे कि एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, तो सही नहीं रहेगा यार, क्योंकि केमिस्ट्री है तो थोड़ा केमिस्ट्री में और थोड़ा स्पेसिफिक होकर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिफाइन करोगे? आप कहोगे कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of bonds of a particular type between two atoms in gaseous state। थोड़ा लंबा हो गया बट चीज़ तो वही है, मतलब हम एक क्वांटिटी स्पेसिफाई करें, 1 मोल ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी होगी दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी को हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में। ठीक है, अब जब हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं, जैसे कि लेट्स से हाइड्रोजन, तो H2 के अंदर 2 एटम्स हैं और दोनों सेम एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम, तो ये हो गया मोनो एटॉमिक। तो अब H2 को अगर मुझे ब्रेक करना है इनटू H एंड H, तो क्या है मेरा मतलब काफ़ी सिंपल है ये, उसमें जो एनर्जी लग रही है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। लेकिन जैसे ही मैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करने लगती हूँ तो मेरी सिचुएशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? देखो एग्जाम्पल, वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं। H2O कुछ ऐसा दिखेगा जिसके अंदर 2 OH बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि वाटर का बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा? आप बोलोगे क्या कॉम्प्लिकेटेड है मैम, 2 OH बॉन्ड दिख रहे हैं, तो जो इसका बॉन्ड एंथैल्पी होगा वही दूसरे वाले OH बॉन्ड का होगा, दोनों तो सेम बॉन्ड है। बट ऐसा होगा नहीं, होगा कुछ और। ये जो देखने में तो दोनों OH बॉन्ड है, बट दोनों बॉन्ड की जो एंथैल्पी है ना वो सेम नहीं है। दोनों बॉन्ड को तोड़ने में सेम एनर्जी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? अब यहाँ पे एक लॉजिक है मस्त वाला, तो इस लॉजिक को हम कैसे समझें? कहानी से, वही एक चारा है हमारे पास, कहानी से समझेंगे। ठीक है, मान लो आपको पिकनिक पे जाना है दोस्तों के साथ। ठीक है, अब पिकनिक पे जाने के लिए घर से परमिशन तो लेना पड़ेगा, पेरेंट्स का परमिशन तो चाहिए, वरना कैसे जाओगे? अब आपको मम्मी से परमिशन लेना है पिकनिक पे जाने के लिए। ठीक है, आपको मम्मी को मनाना है बेसिकली। तो पहला सिचुएशन है कि आपको मम्मी से परमिशन लेना है और बैकग्राउंड में सिचुएशन ये है कि पापा ने आपको ऑलरेडी मना कर दिया है, पापा ने ऑलरेडी ना कह दिया है। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है कि आपको मम्मी से परमिशन लेना है पिकनिक पे जाने के लिए, लेकिन पापा ने ऑलरेडी हाँ कर दिया है। ठीक है, अब आप देखो दोनों केस में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है? आपको पिकनिक पे जाना है और आपको मम्मी से हाँ बुलवाना है, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो मतलब सीन में आप और मम्मी हो, ठीक है, लेकिन पापा कहाँ है? पापा बैकग्राउंड में है। ठीक है, पापा वहाँ पे नहीं है बट बैकग्राउंड में है। अब आप देखो पहले सिचुएशन में जब पापा ने ऑलरेडी आपको मना कर दिया है, उस सिचुएशन में मम्मी आसानी से हाँ बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। मम्मी के हाँ बोलने के चांसेस बहुत कम है। तो इस केस में अगर मम्मी से हाँ बुलवाना है तो आपको बहुत एनर्जी लगाना पड़ेगा, बहुत मनाना पड़ेगा, तब जाके शायद मम्मी हाँ बोले। लेकिन जो दूसरा सिचुएशन है ना, उसमें चूंकि पापा ने ऑलरेडी हाँ बोल दिया है तो मम्मी को लगेगा कि ठीक है पापा ने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, चलो जाने देते हैं, तो शायद मम्मी आसानी से मान जाएगी, राइट? तो एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे। देखने में तो दोनों OH बॉन्ड है,
ठीक है। लेकिन जब हम पहले वाले OH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं तो मेरा सिचुएशन कुछ और है। उस समय ये इस OH बॉन्ड को हम ब्रेक कर रहे हैं, बट ऑलरेडी एक और OH बॉन्ड यहाँ पर एग्जिस्टिंग है। लेकिन जब ये वाला OH बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, उसके बाद क्या है, सिर्फ ये OH एक बॉन्ड है, तो मतलब मेरा सिचुएशन चेंज हो गया है। तो इस समय जो एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी दैट विल बी डिफरेंट। अब देखो, इसको जब आप इक्वेशन के फॉर्म में देखोगे तो जब पहले OH बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो तो क्या कर रहे हो आप, H2O को आप ब्रेक कर रहे हो इनटू H एंड OH। जब दूसरे वाले को तोड़ रहे हो तब आप OH को ब्रेक कर रहे हो इनटू O एंड H, राइट। तो इसीलिए इन केसेस में हम देखेंगे कि इन दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पी अलग होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या है तो मैं क्या बोलूँगी, ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू? हम दोनों में से कोई नहीं बोलेंगे, हम इनका एवरेज निकाल लेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए जब हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं तो हम कभी भी बॉन्ड एंथैल्पी नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। यानी कि जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब के एंथैल्पी निकाल लो और उन सब का एवरेज निकाल लो। समझ आ गया? तो यही था बॉन्ड एंथैल्पी। अब हमारा तीसरा पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। क्या होता है बॉन्ड एंगल? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, नाम से तो यही समझ आ रहा है। तो अगर मैं इस वाटर मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये दोनों OH बॉन्ड के बीच का जो एंगल है दैट इज बॉन्ड एंगल। अब बच्चे कहेंगे कि मैम पिछले वीडियो से आप कहते आ रहे हो कि जो बॉन्ड है ये कोई लाइन नहीं है, कोई रस्सी नहीं है, कोई धागा नहीं है, ये एक फोर्स है। तो अब ये फोर्स के बीच में एंगल कहाँ से आ गया? इसमें तो आप यही बोल रहे हो कि दो लाइन है उनके बीच का एंगल है, ये किसके बीच का एंगल है फिर? चलो ये समझाते हैं किसके बीच का एंगल है। ये जो बॉन्ड बन रहा है, जो मैंने बताया था बिल्कुल सही था, जो बॉन्ड बनता है वो अट्रैक्शन से बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके बीच में होता है ये अट्रैक्शन? इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं बताओ? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिटल्स में। तो बेसिकली ये जो एंगल है ये उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल है जिन ऑर्बिटल्स में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स रह रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में रह रहे हैं, उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल को हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। बॉन्ड एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। और बॉन्ड एंगल का सिग्निफिकेंस अगर पूछा जाए तो वो मेन सिग्निफिकेंस ये है कि इससे हमें मॉलिक्यूल के शेप के बारे में काफ़ी आइडिया लगता है। जैसे अगर हम वाटर की ही बात करें, ठीक है, तो सोचने वाला सोच ही सकता है कि शायद वाटर एक लीनियर मॉलिक्यूल है जिसमें इधर हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन है। बट ऐसा है नहीं। और ये कौन बता रहा है ऐसा नहीं है? बॉन्ड एंगल से पता लग रहा है। हम देखो दिख रहा है कि ये जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 104.5 डिग्री, जिससे हमें वाटर के शेप का काफ़ी अच्छा आइडिया लग रहा है। अब हम डिस्कस करेंगे अगला बॉन्ड पैरामीटर जो कि है बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या होता है? हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि जैसे मान लो हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं सिंगल बॉन्ड। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1, क्योंकि उसमें एक ही बॉन्ड बन रहा है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, इसमें दो ऑक्सीजन एटम्स दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाते हैं डबल बॉन्ड। तो यहां पर कितना बॉन्ड बन रहा है? 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के दो एटम्स 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड बने? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर हुआ 3। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। सिंपल। अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं। जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं हमने डिस्कस किया है पहले, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो जब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल और O2 2-, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके जो बॉन्ड ऑर्डर होंगे वो हमेशा सेम होंगे। तो ऐसा क्यों है कि सेम होंगे? क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके एटम्स में वो भी सेम होंगे। अगर वो सेम होंगे तो इसका मतलब है कि उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए
बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, राइट। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे वो सेम बनेंगे। तो अगर एक में सिंगल बॉन्ड बनेगा दूसरे में भी सिंगल ही बनेगा, अगर एक में डबल बनेगा तो दूसरे में भी डबल ही बनेगा। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप देखेंगे। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, यानी कि जैसे जैसे हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होता जाता है। यानी कि सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा, उससे छोटा डबल बॉन्ड, उससे भी छोटा ट्रिपल बॉन्ड। और वैसे वैसे जैसे जैसे मेरा बॉन्ड लेंथ छोटा होता जाता है, वैसे वैसे बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। मतलब जितना छोटा बॉन्ड उतना ज्यादा स्टेबल। कैसे? लेट अस सपोज ये एक मेरा छोटा सा बॉन्ड है, छोटा मतलब लेंथ वाइज, जिसकी बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा है। कैसे पता मुझे? क्योंकि इसे अगर मुझे तोड़ना हो ना, तो चाहे मैं कितनी भी मेहनत लगा लूँ, मैं नहीं तोड़ पा रही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट इसे तोड़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यानी कि ये बॉन्ड जो है, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है, इसलिए इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है। जो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक दिस इज़ वेरी हाई। क्लियर? अब लेट अस सपोज मेरा बॉन्ड का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होता, जैसे कि ये, उस केस में क्या होता? कंपैरेटिवली कंपेयर्ड टू द शॉर्टर बॉन्ड, इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम है, ये कम स्टेबल है। और इसकी वजह से इसे अगर मुझे तोड़ना हो तो मैं इसे तोड़ पाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे कम एनर्जी देना पड़ा। चाहिए तो आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो, राइट। क्योंकि इस केस में बहुत कम एनर्जी देके मैं इसे तोड़ पाई। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है। अब हम बात करने वाले हैं एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। आपको याद होगा जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, राइट, तब मैंने बताया था आपको कि काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनके लिए एक से ज़्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे। याद है? जैसे ओजोन, जैसे कार्बोनेट आयन, राइट। और तब मैंने आपको कहा था कि इससे रिलेटेड हम रेजोनेंस पढ़ेंगे। तो बस अब हम आ चुके हैं उस रेजोनेंस में। तो इनके केस में ये देखा गया कि काफ़ी सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनको एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ओजोन एक एग्जाम्पल है। तो ओजोन के केस में देखा गया कि एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रक्चर मिला, वो स्ट्रक्चर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से बना ही नहीं सकते हैं। मतलब ओजोन के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स तो दो पॉसिबिलिटी थी, राइट, बट जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिला वो एक तीसरा ऑप्शन था। समझ नहीं आ रहा है? चलो समझते हैं। अब ओजोन की ही बात कर लेते हैं। ओजोन का तो लिवाइस स्ट्रक्चर हमने खुद बनाया था, राइट। उसमें हमने देखा था कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज दिस वन, ठीक है। अब देखो, इनको अगर तीनों को आप देखो ध्यान से, तो इनमें फर्क क्या है? जो हमारा पहला पॉसिबल ऑप्शन था उसमें क्या है? इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। दूसरे पॉसिबिलिटी में पहले डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, राइट। लेकिन जो ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या दिखा रहा है? इसमें डॉटेड लाइन है। डॉटेड लाइन मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी नहीं है और डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो कुछ बीच का है। तो जैसे ये दोनों स्ट्रक्चर्स 1 और 2 ये बता रहे थे कि यार एक तरफ सिंगल है तो दूसरी तरफ डबल है। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है वो बता रहा है कि दोनों साइड जो है ना, समझ लो 1.5 बॉन्ड है इन अ वे, राइट। तो दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, ठीक है। तो इसीलिए देखो, जो बॉन्ड लेंथ भी है ना, पहले तो दोनों के अलग थे क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। अब जो है वो दोनों के बराबर है, और जो वैल्यू है वो भी सिंगल और डबल के लगभग, मतलब सिंगल से ज्यादा है वो वैल्यू और डबल से वो वैल्यू कम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। और ये जो हमारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो चीजें ध्यान रखनी है कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म्स है ना, ये सिर्फ हम ऑन पेपर इन्हें ड्रॉ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिवाइस स्ट्रक्चर्स, बट रियलिटी में दे डू नॉट एग्जिस्ट। सो कैनोनिकल फॉर्म्स नो रियल एग्जिस्टेंस, क्योंकि रियलिटी में क्या एग्जिस्ट करता है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड, तभी तो हम, ये हमारा एक्सपेरिमेंटली फाउंड स्ट्रक्चर है, राइट। दूसरी बात है,
जब हम इस रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करते हैं ना, तो दिस हैज लेसर एनर्जी व्हेन कंपेयर टू द कैनोनिकल फॉर्म्स। इस वाले स्ट्रक्चर में एनर्जी इन्वॉल्व्ड इज वेरी लेस, जिसकी वजह से दिस इज कंसिडर्ड टू बी मोर स्टेबल। तो याद है हम लोग जब लिवाई स्ट्रक्चर कर रहे थे तो कुछ कुछ चीज़ों के लिए जैसे कार्बोनेट आयन, ओजोन, इन सब के लिए ना मल्टीपल ऑप्शंस निकल के आ रहे थे कि लिवाई स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। एंड एवरी टाइम आई यूज टू टेल कि इसमें से कौन सा स्टेबल है, ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम रेजोनेंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम वही चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये लीस्ट एनर्जी, और लीस्ट एनर्जी मतलब मोस्ट स्टेबल। तो दिस इज आवर मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। ओके, तो कुल मिला के हमें यह समझ में आया कि whenever a single Levi structure cannot describe a molecule accurately, a number of structures with similar energy, positions of nuclei, bonding and non-bonding pair of electrons are taken as canonical structures of the hybrid which describes the molecule accurately. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे क्या, इसके कैनोनिकल फॉर्म्स। हमने देखा था जब हमने लिवाई स्ट्रक्चर्स बना रहे थे हम, तो सबको पता ही है लिवाई स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। कुछ इस ये पॉसिबल ऑप्शंस है। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तो ये क्या है, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोनेट आयन के। ठीक है, तो इसका अगर हमें रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो, ये क्या कहना चाह रहा है, इधर डबल बॉन्ड है बाकी दोनों सिंगल, या फिर यहाँ डबल बाकी दोनों सिंगल, या फिर यहाँ डबल बाकी दोनों सिंगल। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज यूजुअल डॉटेड लाइन से। तो हम क्या कहेंगे कि इनमें से कोई भी बॉन्ड जो है ना वो एग्जैक्टली सिंगल या एग्जैक्टली डबल नहीं है, राइट। सो वी विल डिनोट इट समवट लाइक दिस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये डॉटेड लाइन से हमने ये बताया कि इनके बीच का जो बॉन्ड है ना वो सिंगल और डबल के बीच के कहीं का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बोनेट के रेजोनेंस हाइब्रिड को बना सकते हैं। चलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करते हैं अगला बॉन्ड पैरामीटर जो कि है बॉन्ड पोलैरिटी। ये क्या होता है, अब यहाँ पर ना मैं ये शुरुआत करूँगी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम तो कंफ्यूज कर रही है। ठीक है, पहले मैंने आपको क्या बोला, पहले मैंने बोला कि एक तरह का होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक होता है आयोनिक बॉन्ड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब मैं कह रही हूँ कि रियलिटी ये है कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक या कंप्लीटली कोवेलेंट होता ही नहीं है। मतलब अगर कोई आयोनिक बॉन्ड है उसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, हो सकता है बहुत कम हो बट थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, वहीं पे हम बात करते हैं पोलैरिटी की। ठीक है, कैसे समझे इसे, एक स्टोरी। ठीक है, अब जो बच्चे मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्होंने ये स्टोरी पहले भी सुना होगा क्योंकि मैंने ये स्टोरी एक बार पहले भी यूज़ किया है। ठीक है, तो चलो स्टोरी कैसी है, स्टोरी कुछ ऐसी है कि मम्मा ने बनाया है एज पिज्ज़ा। ठीक है, तो मम्मा ने पिज़्ज़ा दिया और मम्मा ने आपको कहा कि उस पिज़्ज़ा को अपने छोटे भाई के साथ शेयर करके खा लो। ठीक है, अब अगर आपका भाई और आप इक्वली पावरफुल हो तो क्या होगा, आप लोग शराफत से उस पिज़्ज़ा को बिल्कुल इक्वली बांट के खाओगे। ठीक है, अब ये पिज़्ज़ा यहाँ पे क्या है, पिज़्ज़ा मेरा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हम शेयर कर रहे हैं आपस में वो है। ठीक है, और आप और आपके भाई दो एटम्स हो जिनके बीच में वो बॉन्ड बन रही है। ठीक है, तो जब आप इक्वली शेयर करोगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आप दोनों में इक्वली शेयर हो रहा है। तो इस तरह के इक्वल शेयर होने वाले सिचुएशन को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि आपको लगता है कि आपका जो छोटा भाई है वो बहुत छोटा है, इतना पावर नहीं है उसके पास, वो इतना कुछ कहेगा नहीं, इतना लड़ नहीं पाएगा वगैरह वगैरह। तो आपने क्या किया, थोड़ा सा ज़्यादा पिज़्ज़ा ले लिया। आप ऐसा करोगे नहीं, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल। तो आपने थोड़ा ज़्यादा पिज़्ज़ा ले लिया। अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा,
पिज्ज़ा शेयर तो अभी भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, लेकिन पिज्ज़ा जो है आपके पास थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है शेयर तो हो रहा है, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपने अपनी तरफ थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है। इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज आपकी तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो आपके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आपके भाई के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में या फिर ऐसे वाले शेयरिंग को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप हो गई है। ठीक है, अब देखो ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें मेरा ओवरऑल सेटअप कैसा हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। आपके ऊपर स्लाइट नेगेटिव, भाई के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। What is that called in physics? फिजिक्स में पढ़ा है हमने ये, two equal and opposite charges separated by a distance is called dipole. Exactly, ये तो हमने पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, है कि नहीं? तो इसे हम डाइपोल कहते हैं, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड डाइपोल। जहां एक डाइपोल आ जाता है वहां ही उस डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही एक बॉन्ड पोलर हो जाता है, वो बॉन्ड में डाइपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, अब फटाफट से देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, क्योंकि वो सारे फीचर्स अब इस बॉन्ड में आ जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम। डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज डेबाई। 1 डेबाई इज इक्वल टू 3.33564 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बोल के अब आगे जाके आप देखोगे कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े डिफरेंट है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे जो आपका और भाई का एग्जाम्पल था उसमें आप नेगेटिव चार्ज थे, भाई पॉजिटिव चार्ज था, तो इसका एरो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब वो आपकी तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो कुल मिला के हमें ये समझ आया कि हर एक बॉन्ड का एक डाइपोल मोमेंट होता है और इसे हम कहते हैं बॉन्ड डाइपोल। क्लियर? चलो अब क्या करेंगे, अब हम थोड़े से पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देखेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व हो, और हम देखेंगे कि हम कैसे उनके बॉन्ड डाइपोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो इनके केस में हम क्या नोटिस करते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट है वो सिर्फ इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब हमने जैसे बताया कि हर एक बॉन्ड का एक डाइपोल मोमेंट होता है जिसे हम कहते हैं बॉन्ड डाइपोल। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे दूं और बोलूं कि यार इसका ना डाइपोल मोमेंट निकालो, तो आप बोलोगे ठीक है, इसमें जितने भी बॉन्ड्स है उन सारे बॉन्ड के डाइपोल्स को हम ऐड कर देते हैं। बट इट इज नॉट दैट सिंपल। क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है, अभी हमने पढ़ा राइट, कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हम इसे सिंपली ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इनका लेना पड़ेगा वेक्टर सम। याद है हम लोग फिजिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ते हैं कि किस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ से वेक्टर सम करते हैं, 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो उस केस में उनका जो डायरेक्शन है दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल। मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, इसमें ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपली मैं इस कॉन्सेप्ट को इन पिक्चर्स से समझाती हूँ। तो जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि जो बॉन्ड डाइपोल का जो डायरेक्शन है ना, वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से टुवर्ड्स लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव की तरफ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर बॉन्ड डाइपोल जो है उसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन ये है। तो जब इनका नेट निकालना पड़ेगा तो सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड को ऐड करने से तो होगा नहीं, राइट? क्योंकि इनका डायरेक्शन भी तो लेना पड़ेगा साथ में। तो हम क्या देखते हैं, जो नेट हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, करेक्ट? ठीक उसी तरह से अगर हम ये वाला एग्जाम्पल लें BF3 का, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए जो है ये बॉन्ड डाइपोल के जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स फ्लोरीन है।
अब इन तीनों का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारा रिजल्टेंट निकलता है 0, क्योंकि देखो सारे जो है ना वो ऑपोजिट साइड में है, सारे इक्वल है, सारे ही BF बॉन्ड्स हैं एंड दे आर लाइक ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस, तो नेट जो डाइपोल मोमेंट आता है वो 0 हो जाता है। उसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखो BeF2, इसके केस में हम क्या देखते हैं कि जो दोनों डाइपोल्स हैं दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी नेट डाइपोल मोमेंट जो है दैट विल बी 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है निकालते हैं कि क्या हमारा रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट या फिर नेट डाइपोल मोमेंट होगा। तो अब हम एक स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, एक NH3 दैट इज अमोनिया और दूसरा NF3, और दोनों का जो स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हो वो मोर और लेस पिरामिडल स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, फर्क सिर्फ ये है कि एक में हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ और दूसरे में फ्लोरीन है। ठीक है, अब होना क्या चाहिए, आइडियली जो है फ्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो हम सबको पता ही है। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो NF3 का ज़्यादा होना चाहिए NH3 से। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, तो नेट ओवरऑल डाइपोल मोमेंट भी उसका ज़्यादा होना चाहिए। बट रियलिटी में आप देखो, वैल्यूज़ देखो तो ये उल्टा है। NH3 के केस में जो वैल्यू है दैट इज 4.90 इंटू 10 टू द पावर -30, और NF3 के केस में इट इज ओनली 0.80 इंटू 10 टू द पावर -30, तो काफ़ी फर्क है इसका। तो ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सेप्शन? तो होता ये है कि अगर हम देखें यहाँ पर पहले वाले केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, तो हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसकी वजह से जो मेरे बॉन्ड के जो डाइपोल्स हैं ना, तो जो ऑर्बिटल डाइपोल हैं इनकी डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ है, इस तरीके से कुछ, राइट। तो इनका जो रिजल्टेंट डाइपोल निकलता है दैट इज व्हाट, दैट इज in the same direction as the orbital dipole due to the lone pair। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उनका जो डाइपोल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इनका ये तीनों बॉन्ड का डाइपोल भी अलाइन हो जाता है, एड अप हो जाता है, तो जिसकी वजह से नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे केस में NF3 के केस में हम क्या देखते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसीलिए जो ये बॉन्ड डाइपोल्स की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये जो है सब एक दूसरे के ऑपोजिट में है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर क्या हो जाता है कि ऑर्बिटल डाइपोल इज ऑपोजिट टू द रिजल्टेंट डाइपोल ऑफ द 3 NF बॉन्ड्स। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज ऑपोजिट टू द ऑर्बिटल डाइपोल। तो चूंकि ऑपोजिट है तो जो नेट वैल्यू आएगी दैट विल बी अ वेरी लेस वैल्यू, एंड एज अ रिजल्ट NF3 का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज लेस। तो देखो यहाँ पर जो है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का सारा खेल था। सो हमें क्या समझ आया कि रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड्स एड अप टू द बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर, whereas resultant moment of NF bonds partly cancels the moment of the lone pair, और उसी वजह से दोनों की वैल्यूज में इतना डिफरेंस है। तो बच्चा पार्टी अब तक हमने कवर कर लिया सारे बॉन्ड पैरामीटर्स, और मुझे उम्मीद है कि सारे बॉन्ड पैरामीटर्स आपको ढंग से समझ आ गए हैं। ठीक है, अब बच गया है एक आखिरी का टॉपिक, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये है फजान्स रूल्स। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कॉन्सेप्चुअली बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं तो समझा के ही छोड़ूंगी। तो अगर आपको देखने के बाद समझ में आ जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, मैं वेट करूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फजान्स रूल्स जो है वो इसी बारे में बात करता है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है, उसी तरह किसी भी आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो लेट अस सपोज ये एक कैटायन है, यानी कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन है, ठीक है, और ये एक एनायन है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, अब लेट अस से कि ये कैटायन जो है ये एनायन की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसके पास आ रहा है। ठीक है, आने दो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब ये कैटायन एनायन के काफ़ी पास आ जाता है तो क्या होता है, ये कैटायन पॉजिटिवली चार्ज है और एनायन का जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको दिख रहा है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ये कैटायन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कुछ इस तरह। ठीक है, मतलब ये स्ट्रिंग वगैरह को इग्नोर मारो, मतलब मैं बस बलून से आपको समझाना चाह रही हूँ कि वो करता क्या है। तो इसे जो है ये अपनी तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट करता है तो हो क्या रहा है, ये जो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिस्टॉर्ट हो रहा है। पहले ऐसा था, अब कैसा हो रहा है, अब ऐसा हो जा रहा है, राइट। तो जब ऐसा होता है इसे हम कहते हैं पोलराइजेशन। समझ आया? ठीक है, अब कैटायन के पास कितना पावर है कि वो एनायन को कितना पोलराइज कर सके, मतलब वो एनायन को इतना सारा पोलराइज करेगा या जरा सा पोलराइज करेगा, ये बताएगा इसका पोलराइजिंग पावर, यानी कि कैटायन का पोलराइजिंग पावर। ठीक है, और एनायन कितना पोलराइज होना चाहता है वो होता है एनायन की पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 टर्म्स पढ़े, पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब पोलराइजेशन होने से क्या हो रहा है, देखो जब पोलराइज हो रहा है वो इस तरीके से, तो क्या हो रहा है, जो येलो वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, येलो मेरा एनायन है, ठीक है, तो जो येलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मेरे कैटायन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्सअप हो रहा है, राइट, क्योंकि पहले तो दूर दूर थे, पास आ गए, ये अट्रैक्ट भी हो रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन इनके इलेक्ट्रॉन के साथ घुल मिल रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट हो क्या रहा है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है उतना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, मतलब इसका चार्ज इसके पास जा रहा है और आपस में मिलजुल रहे हैं, उतना ज्यादा इन अ वे शेयरिंग हो रही है। समझ रहे हो बात को? ये जैसे जैसे ऐसे हो रहा है वैसे वैसे इनके आपस के इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, शेयरिंग बढ़ रही है। शेयरिंग बढ़ रही है तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, और कौन सा कैरेक्टर घटेगा, आयोनिक कैरेक्टर घटेगा, राइट, क्योंकि शेयरिंग हो रही है ज्यादा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है और आयोनिक कैरेक्टर घट रहा है। तो बस यहां पर उतना ही समझना था कि ग्रेटर इज द पोलराइजेशन, greater is the neutralization of charge, greater is the covalent character and lesser is the ionic character। ठीक है, तो अब चलो हम फजान के जो रूल्स थे, फजान ने कुछ रूल्स दिए थे जिससे वो ये बताया कि भाई पोलराइजेशन कब बढ़ेगा कब घटेगा, तो उसने कुछ फैक्टर्स लिस्ट डाउन किए थे इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। ठीक है, तो उसका पहला रूल कहता है कि कैटायन जितना छोटा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा होगा। ये मेरा कैटायन है और ये मेरा एनायन है। तो कैटायन अगर मेरा छोटा है तो उससे क्या फायदा है, अब छोटा है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस में है, राइट। अब चूंकि इसका साइज छोटा है तो जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसका पावर अधिक है, क्योंकि बाहर बहुत बड़ा साइज नहीं है ना, तो बाहर बहुत सारे शेल्स नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के, तो जो अंदर का जो न्यूक्लियस है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जोर ज्यादा चलेगा, राइट। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब ये एनायन के पास आएगा तो ये इसे ज्यादा अच्छे से पोलराइज कर पाएगा, ज्यादा अच्छे से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप एक बड़ा सा कैटायन ले लो, ठीक है, अभी ये पर्पल वाला मेरा कैटायन है, याद रखो, ठीक है, बड़ा सा कैटायन ले लिया, इसमें क्या होगा, है तो न्यूक्लियस इसका भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, बट इसका साइज बड़ा है तो जो शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा है, तो कंपैरेटिवली इस केस में जो है ना न्यूक्लियस का जो जोर है ना वो जोर थोड़ा कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ग्रेट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ये मेरा एनायन है, एनायन अगर बड़ा है तो क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा फैला हुआ होगा, साइज बड़ा है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही कैटायन इसके पास आएगा इसके पोलराइज होने के चांस ज्यादा है, मतलब ये आसानी से पोलराइज हो जाएगा क्योंकि इसका इतना बड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं। लेकिन वहीं अगर मेरा एनायन का साइज छोटा हो तब क्या होगा, ये कैटायन पास आएगा बट तभी इतना आसानी से पोलराइज होगा नहीं है, क्योंकि इसका साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक पहुंचने के लिए कैटायन को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए एनायन का अगर साइज बड़ा है तो उसके पोलराइज होने के चांसेस यानी कि उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर कैटायन और एनायन
में चार्ज अगर ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा ओवरऑल। मतलब ये मेरा तीसरा और चौथा पॉइंट ये यही कहता है। ऐसा क्यों? देखो, जो कैटायन है इसमें अगर चार्ज ज्यादा है मतलब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा है, तो यानी कि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसमें अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो ज्यादा है, तो ये इसे खींचेगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। उसी तरह अगर एनायन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है काफी सारे हैं, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है तो इनके खिंच जाने के चांसेस ज्यादा है, यानी कि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है। तो अगर दोनों के चार्ज ज्यादा होंगे तो ओवरऑल जो पोलराइजेशन है वो ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं हम एक ऐसे सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे पास दो कैटायंस हैं जिनका साइज सेम है। ठीक है, फिलहाल तो मैं एक ही दिखा रही हूं, बट मान लो मेरे पास दो हैं, एक और रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है। एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स के जैसा है, मतलब जिसमें डी ब्लॉक भी इन्वॉल्व है, और दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा है जिसमें एस और पी ब्लॉक इन्वॉल्व है। ठीक है, बट दोनों का साइज सेम है। तो इस केस में कौन से वाले का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा? क्या डिसाइड करेगा ये? क्योंकि जब भी हम पोलराइजिंग पावर की बात करते हैं तो हम क्या देखना चाहते हैं कि इसमें जो पॉजिटिव मेरा न्यूक्लियस है उसका पावर कितना है, राइट? तो अब जिस कैटायन में डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब हमें क्या पता है कि जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है व्हेन कंपेयर्ड टू एस या पी ब्लॉक, राइट? एस ब्लॉक का सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे इफेक्टिव स्क्रीनिंग करता है, उसके बाद पी, उसके बाद बी, उसके बाद एफ, राइट? ये तो हमने पढ़ रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही, राइट? तो डी ब्लॉक के केस में जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो कम होता है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, उनको न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज वो एक्सपीरियंस करेंगे वो ज्यादा होगा, राइट? मतलब लेट्स सपोज ये मेरा कैटायन है जिसमें डी ब्लॉक इन्वॉल्व है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक नहीं, डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इनके केस में क्या होगा? बीच में ये तो मेरा वैलेंस शेल हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये लोग बीच में जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों? क्योंकि बीच में डी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग नहीं करवाते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये जो कैटायन है इसका ओवरऑल न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव पावर है वो ज़्यादा है, तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर्ड टू दूसरा वाला कैटायन जिसमें एस और पी ऑर्बिटल्स तक इन्वॉल्व है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये जो मैंने 5 रूल्स बताए, ये 5 रूल्स टुगेदर मेक द फजान्स रूल्स। तो बस बच्चे इतना ही था। फजान्स रूल्स में कुछ बहुत हाई फाई रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं था, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको एटलीस्ट कॉसल लुइस अप्रोच में अब कुछ भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? तो लेसन तो यहाँ खत्म नहीं होता है, बट ये वीडियो यहीं खत्म होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को कर लो एकदम दिमाग में सेट। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वेस्पर थ्योरी, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, उसमें भी हम बहुत उसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो जिन जिन के कॉन्सेप्ट हो चुके हैं क्रिस्टल क्लियर, वो क्या करेगा? कमेंट में लिखेगा कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर, ताकि मुझे समझ आए कि वीडियो ढंग का बनाया है। ठीक है ना? तो चलो मैं जल्दी ही मिलूंगी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।